हाँ, तो देखिए हम पिछली क्लास में लाइट रिएक्शन की बात किए थे। ठीक है, उसमें हम बात किए थे कि लाइट रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है, ग्रेनुलर थैलेकॉइड और स्ट्रोमा थैलेकॉइड में। ग्रेनुलर थैलेकॉइड ये होता है, स्ट्रोमा थैलेकॉइड ये होता है। एंड सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में होता है। इसका फर्स्ट रिएक्शन जो होता है क्लोरोफिल के एक्साइटेशन होता है, जबकि दूसरा का जो इसमें रिएक्शन होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। और इसका प्रोडक्ट जो बनता है लास्ट में जाके लाइट रिएक्शन का एटीपी, एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन। अब इसमें हमने बताया था कि इन दिस रिएक्शन वाटर का फोटोलाइसिस होता है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और उस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर द्वारा पिकअप किया जाता है और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी घुमाया जाता है। और उस इलेक्ट्रॉन को घुमाने के दौरान हमारा एटीपी सिंथेसाइज होता है। और उस इलेक्ट्रॉन को हम कितने वे से घुमा सकते हैं? 2 वे से। एक होता है नॉन साइक्लिक और एक होता है साइक्लिक। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले नॉन साइक्लिक। आइए देखते हैं। पहले एक बात जान लीजिए, कि जो इलेक्ट्रॉन को हम घुमाते हैं ना, जो सिस्टम इलेक्ट्रॉन को घुमाता है उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये क्या है? ये वो सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉन को घुमाता है। समझ में आया क्या है ये? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्योंकि थोड़ा कैमरा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको थोड़ा सा सही करने दीजिए मुझे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो ये क्या है ना, ये आप देखेंगे अभी ये एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब इसके चलने के लिए एनर्जी यूज होता है। अब क्यों एक्टिव प्रोसेस नहीं होगा भाई? अब इलेक्ट्रॉन कोई घुमा रहा है, आपका ईटीएस क्या है? वो सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन आपके घुमा रहा है उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने कह दिया। तो वो सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन आपके घुमा रहा है, तो कोई आपका काम फ्री में कर देगा नहीं, वो एनर्जी यूज करेगा। और वही इसीलिए एक्टिव प्रोसेस है। एक होता है पैसिव प्रोसेस, एक होता है एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस में आपका एनर्जी यूज होता है, जबकि पैसिव प्रोसेस बिना एनर्जी के एक्सपेंडिचर की वजह से वो चलता है वो प्रोसेस। और फिर ये एनर्जी लाता कहां से? तो ये लाइट एनर्जी यूज करता है। लाइट एनर्जी को यूज करके मतलब एक्टिव प्रोसेस में इसको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो एनर्जी कहां से यूज करता है? वो लाइट एनर्जी यूज करता है। ठीक है, इतनी बात समझ लीजिए। अब आइए हम सीधे चलते हैं 2 वे में से एक वे अभी हम पढ़ेंगे, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। बस जैसे बताऊंगा ना, प्लीज आप उतना ही फॉलो कीजिएगा, देखिएगा मजा आ जाएगा एकदम पढ़ के। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी रुक जाइए, अभी इसका मतलब समझा दूंगा। फोटोफॉस्फोराइलेशन, देखिए एटीपी के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, एटीपी के बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? फॉस्फोराइलेशन। बोलो क्या कहा गया। अब देखिए, पहले तो हम जानते थे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। कितने हमारे पास वे इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए? 2 वे, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। आखिर इलेक्ट्रॉन क्यों यूज किए वो समझिए। तो हम नॉन साइक्लिक के साइक्लिक में अगर इलेक्ट्रॉन को घुमाएंगे तो क्या होगा? एटीपी बनेगा। इसलिए तो हम इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हैं ना, इस वे में चाहे साइक्लिक वे में। और इलेक्ट्रॉन को घुमा के एटीपी के फॉर्मेशन को ही तो फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। और फोटो क्यों लगाया ना? क्योंकि लाइट का यूज करके यहाँ सब कुछ हो रहा है। लाइट के लिए हो रहा है कि नहीं? लाइट का ही एनर्जी यूज करके फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तभी ना घुमाते हैं। तो असल में लाइट की वजह से आपका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ना, इसीलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन हम पढ़ रहे हैं। और कौन सा टाइप का? नॉन साइक्लिक। यानी हम घुमाएंगे नॉन साइक्लिक वे में इलेक्ट्रॉन को, वहां से हमारा एटीपी बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दिया। प्लीज समझिएगा, ये साइक्लिक या नॉन साइक्लिक में क्यों घुमाते हैं? सिर्फ एटीपी बनाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब भी हम घुमाएंगे तो एटीपी बनेगा। इसीलिए हमने पूरा लिख दिया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए अब जितना बता रहा हूँ प्लीज पहले आंख मूंद के रट्टा मारना है, कुछ समझना है और कुछ रट्टा मारना है। जैसे आप ये देखिए यहाँ बना रहा हूँ, ये है ना, ये तो मैंने कहा था ना, ये अगर क्लोरोप्लास्ट है
तो ऐसे घराना रहते हैं, घराना रहते मैंने समझाया था। फिर ऐसे रहते हैं स्ट्रोमा थैलेकॉइड, ये है स्ट्रोमल लेमली या स्ट्रोमा थैलेकॉइड, ये है ग्राना थैलेकॉइड। तो ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है ना, ये ग्राना में चलता है। कहाँ चलता है? सिर्फ ग्राना में, इसमें नहीं चलता है, इसमें नहीं चलता है। अक्कर इन ग्रेना थैलेकॉइड। प्लीज एवरीथिंग हैव टू बी रिमेम्बर्ड, सब कुछ याद करना है आपको A to Z। ये जहां जो पॉइंट आपका लिखा जाएगा वो याद कर लेना है, क्योंकि देखिए यही है आपका घराना थैलेकॉइड, समझे? अकर्षण घराना थैलेकॉइड। और क्यों होता है घराना थैलेकॉइड में? क्योंकि देखिएगा बहुत याद अभी करना है, आप समझिएगा PS1 क्या है, PS2 क्या है। बहुत PS1 एंड PS2%। ये घराना थैलेकॉइड में क्यों होता है? क्योंकि घराना थैलेकॉइड में बोथ PS1 एंड PS2 दोनों परसेंट होता है। जबकि ये है ना स्ट्रोमा थैलेकॉइड, ये चैनल की तरह स्ट्रोमा थैलेकॉइड, इसमें सिर्फ PS1% होता है। यहां पे क्या होता है ना, PS1 एंड PS2 दोनों परसेंट होता है। ओके, इसलिए PS1 PS2 दोनों परसेंट है, इसलिए यहाँ नॉन साइक्लिक चलता है और ग्राना में चलता है, क्योंकि ग्राना में PS1 एंड PS2 दोनों परसेंट है। प्लीज इतना याद रखिए। अब देखिए कुछ लिखा ना हो कि PS1 क्या रखता है, PS2 क्या रखता है, वो याद रखिएगा एकदम। देखिए यहाँ का हर पॉइंट मैंने बताया था ना, हर पॉइंट स्टार वाला पॉइंट है। इसके अलावा ना कुछ नीट पूछेगा और ना इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना है, इतना भरोसा कीजिए मेरे पे। PS1 कंसिस्ट ऑफ, चलिए पहला रखते हैं क्लोरोफिल A700, और यही होता है उसका रिएक्शन सेंटर। अभी बस जो लिख रहा हूं ना, चुपचाप आप इसको नोट कीजिए और याद रखिएगा कि क्लोरोफिल ए जो होता है ना, वही होता है, और वो भी कौन वाला? 700 वाला। वही होता है रिएक्शन सेंटर, किस में? PS1 में। अभी चुपचाप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो कुछ समझ में आना भी नहीं है, चुपचाप इसको लिखिए और इसको जो बता रहा हूं अभी बस चुपचाप चलिए। फिर यहां होता है कैरोटीनॉइड, फेरिडोक्सिन प्लास्टोक्विनोन, जिसको PQ से डिनोट करते हैं, फेरिडोक्सिन के FD से डिनोट करते हैं, एंड प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, लिखाई समझ में नहीं आएगा तो आवाज पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। एंड लास्ट जो है कौन? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। इतना तो याद रखना है आपको एकदम। अब देखिए, अभी याद रखिए, कुछ समझा नहीं रहा हूं। PS1 में क्या होता है? क्लोरोफिल ए, वो भी कौन वाला? 700 वाला। B700 क्या नाम समझ जाइएगा, अभी रुक जाइए। वेवलेंथ जितना कोई लाइट का कैप्चर करता है ना, उसी हिसाब से इसका नाम दिया गया है। वो भी रिएक्शन, ये 700 किस में? PS1 में, PS1 रिएक्शन सेंटर। यही P700 वाले को रिएक्शन सेंटर होता है, मतलब 700 वाला ही रिएक्शन सेंटर बनाता है। उसके बाद ये जो कैरोटीनॉइड, फेरिडोक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स होता है इसके पास, ये इसे ही रट्टा मार लेना आपको, चुपचाप मुंह बंद करके बस। अब देखिए यहाँ ये 700 इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर, एंड यहां से कुछ क्लियर होगा। रेस्ट आर सॉरी देखिए 700 इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर एंड रेस्ट आर कॉल्ड एंटीना मॉलिक्यूल। अब देखिए कहीं स्पेलिंग गड़बड़ हो जाए तो प्लीज उसको आप सुधार लीजिएगा, ज्यादा ये मत कीजिएगा कि ऐसा लिख रहा है ऐसा लिख रहा है, हम बस आपको बताना चाह रहे हैं। और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, अभी समझ में आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। आ जाइए भाई। ये देखिए, मान लीजिए ये है क्लोरोफिल A 700 है ना,
अब देखिए PS1 में कितना है, क्लोरोफिल 700 अकेले तो नहीं है ना, देखिए इसमें कैरोटीनॉइड भी है, फेरेडॉक्सिन भी है, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन एंड साइटोक्रोम। तो मान लीजिए क्लोरोफिल 700 जो है ना ये अकेले यहाँ है, और सब मान लीजिए ये है, 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 मतलब ये और सब पिगमेंट कौन है, ये वाला है, और अकेले 700 मान लीजिए ये वाला है। तो ये जो है ना ये रिएक्शन सेंटर बनाता है। अभी थोड़ा रुकिए, समझाने दीजिए पहले मुझे। ये रिएक्शन सेंटर बनाएगा, और अभी मैंने यहाँ लिखा कि इसको क्या बोलते हैं, एंटीना मोलिकुल, एंटीना मोलिकुल या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए आसान है, अगर आप समझेंगे तो बहुत आसान है। हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हमने क्या कहा कि देखिए PS1 के पास कितना है, इतना है कि नहीं है, इतना में से रट्टा मारने का, भी चुपचाप रट्टा मारिए कि क्लोरोफिल A700 जो होता है ना वो रिएक्शन सेंटर बना लेता है, और बाकी सब जो है केराटिनॉइड, फेरेडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन एंड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये सब क्या बनाता है, एंटीना मोलिकुल। तो पहला तो क्वेश्चन आपका नीट के लिए तैयार हो गया कि एंटीना मोलिकुल में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, इस सब का नाम लेगा, कोई एक का नाम होगा, ध्यान से मारिएगा। क्लोरोफिल ए एंटीना मोलिकुल बनाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं बनाता है। क्लोरोफिल 700 चाहे आप उधर देखिएगा 680 जो भी है वो रिएक्शन सेंटर बनाता है, ये लोग एंटीना मोलिकुल नहीं बनाता। तो 700 वाला क्या बनाएगा, रिएक्शन सेंटर। और जो पिगमेंट है वो एंटीना मोलिकुल। एंटीना मोलिकुल का काम क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये ना मतलब लाइट कैप्चर कर करके इसको ट्रांसफर करते हैं कि ले भाई एनर्जी यूज कर, फोटोलाइसिस कर, जो करना है कर, ये इसको। अभी आप थोड़ा रुकिए, फोटोलाइसिस के बारे में भी हम आएंगे। अभी बस हम तो इतना, ये तो अलग से समझा रहा हूँ आपको, हम तो अभी इतना समझ रहे हैं कि PS1 में क्या क्या होता है, और सिर्फ क्लोरोफिल A700 अकेले रिएक्शन सेंटर बनाता है, जबकि और सब जो है वो क्या बनाता है, एंटीना मोलिकुल बनाता है। और यहाँ हमने साफ लिख दिया कि 700 इज कॉल्ड रिएक्शन सेंटर एंड रेस्ट आर कॉल्ड एंटीना मोलिकुल और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए PS1 पढ़ लिया, हमने कहा था ना 2% होता है इसमें, देखिए PS1 PS2। अब देख लिया कि PS1 में क्या क्या पाया जाता है, PS2 में क्या क्या पाया जाता है। ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जैसे पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से वैसे चुपचाप पढ़िए, कि पहले तो आपको याद करना है कि PS1 में क्या क्या पाया जाता है, अभी लिखाने जा रहा हूँ PS2 में क्या क्या पाया जाता है, कौन रिएक्शन सेंटर बनाता है, ठीक है, और कौन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना मोलिकुल बनाते हैं। नाम भी याद रहना चाहिए बाबू, ऐसे ही एकदम एग्जैक्ट। चलिए आ जाइए PS2 कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए इसके पास पहला जो होता है ना वो होता है क्लोरोफिल A680, क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन। ये देखिए सब जो लिखा रहा हूं ना अभी याद हो जाएगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा मत बोलिएगा कि सब लिखा दे रहा है, तरीका नहीं बता रहा। अरे किए तो सही, पहले आप लिखिए चुपचाप, अभी सब याद हो जाएगा। साइटोक्रोम, साइड से साइटोक्रोम पूरा लिख ही देता हूं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन हो गया, एंड इसमें एक्स्ट्रैक्ट पाया जाता है मैग्नीज एंड क्लोरीन आयन। देखिए इसमें भी क्लोरोफिल ए था कि नहीं था, यहाँ देखिए PS1 में क्लोरोफिल ए था पर वो 700 था, यहाँ भी क्लोरोफिल ए है पर 680 है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए कैरोटीनॉइड, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन एंड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, कैरोटीनॉइड, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन एंड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये सब यहाँ पाया जाता है PS1 में। देख लीजिएगा कैरोटीनॉइड, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन एंड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, यहाँ भी देखिए कैरोटीनॉइड, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन एंड साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। अल्टर क्या नहीं, ये देखिए यहाँ फेरेडॉक्सिन पाया जाता है, ये देखिए फेरेडॉक्सिन पाया गया, ठीक है ना। और यहाँ क्या क्या पाया जाता है, ये देखिए यहाँ एक एक्स्ट्रा पाया जाता है क्लोरोफिल B, मैग्नीज एंड क्लोरीन। बस इतना ही डिफरेंस। अब कैसे याद नहीं होगा, एक को याद कीजिए, कैसे याद नहीं होगा। कैरोटीनॉइड पाया जाता है, कैरोटीनॉइड यहाँ भी पाया जाता है। अब देखिए प्लीज कैमरा थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है। यहाँ प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, यहाँ भी प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। यहाँ बस फेरेडॉक्सिन एक्स्ट्रा होता है, यहाँ मैग्नीज एंड क्लोरीन आयन एक्स्ट्रा होता है। कोई दिक्कत। अब ये मैग्नीज एंड क्लोरीन आयन क्यों एक्स्ट्रा होता है, आप जब पढ़ेंगे मिनरल न्यूट्रिशन तो आपको पता चलेगा। मैग्नीज एंड क्लोरीन आयन किस में हेल्प करता है, फोटोलिसिस करवाता है, फोटोलिसिस
फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यही दोनों मिलकर करवाता है। अगर ये नहीं रहेंगे तो फोटोलिसिस नहीं होगा। यानी अब आपको पता चल गया कि मैंने मैग्नीज एंड कोलिन किसके पास है, pH2 के पास है। प्लीज समझते जाइए, यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होने वाला है वो किसके पास होने वाला है, pH2 के पास होने वाला है। देखिए अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, अभी मैंने ये बताया कि pH1 में क्या क्या होता है, pH2 में क्या क्या होता है, ये जानना जरूरी है। एनसीईआरटी जब नॉन साइक्लिक का डायग्राम बनाएगी ना तो उतना ये सब नहीं दिखाती है, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन आया अच्छा वाला बन गया अगर प्लांट फिजियोलॉजी से तो मजा आ जाएगा फिर आपको बना के। चलिए देखिए फिर हम रिपीट कर देते हैं। क्लोरोफिल ए 700, कैरोटीनॉइड वहां भी कैरोटीनॉइड, यहाँ 700, pH1 में 700 तो pH2 में 680, दिख नहीं रहा है प्लीज ऐसे सुन लीजिए। प्लास्टोक्यूनन वहां भी प्लास्टोक्यूनन, प्लास्टोसाइनिन वहां भी प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स वहां भी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। बस यहाँ एक्स्ट्रा क्या, फेरेडोक्सिन, और वहां एक्स्ट्रा आपको क्या याद रखने हैं, मैग्नीज एंड क्लोरीन आयन। क्लोरोफिल बी को छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा है ठीक है, लेकिन इंपोर्टेंट हमको बस ये याद रखना है कि एक एक्स्ट्रा यही है, कोई दिक्कत। यहाँ एक फेरेडोक्सिन एक्स्ट्रा है, यहाँ मैग्नीज एंड कोलिन आयन माइनस एक्स्ट्रा है। और ये क्यों है, क्योंकि यही दोनों मिलकर फोटोलिसिस करवाता है, इन दोनों के बगैर फोटोलिसिस नहीं हो सकता। तो यानी फोटोलिसिस का होगा pH2 के पास। इतना अच्छा बता दिया भाई, देख लोगे। ये दोनों याद रखने हैं कि नॉन साइक्लिक कहां चलता है, ग्राना में, ना कि स्ट्रोमा थाइलेकोइड में या स्ट्रोमा लेमेले में, ग्राना में चलता है। ठीक है, ये जो पाइल्स की तरह जो थक्के लगे हुए हैं ना, इसमें चलता है। और इसमें क्यों चलता है, क्योंकि इसके पास pH1 pH2 दोनों होता है, और नॉन साइक्लिक के लिए दोनों चाहिए, pH1 pH2। ओके आगे बढ़े। चलिए अब बनाऊंगा मैं एक डायग्राम, जरा आप समझिएगा, ज्यादा कुछ मत आप सोचिए, बस समझते जाइए। पहले उसको बनाने दीजिए, फिर इतना अच्छा समझ में आएगा ना आपको, मजा आ जाएगा। आ जाओ भाई। ये है P680, यानी PS1 होगा तभी ना 680 है। देखिए PS1 में क्लोरोफिल कितना का पाया जाता है, 680 का, इसलिए इसको बोला गया P680। P680 का मतलब ये कौन वाला सेंटर बना रहा हूं, PS1। कोई दिक्कत, PS1 बनाने जा रहा हूं प्लीज। सॉरी PS2 देखिए, अभी देखिए मैं कुछ भी बोले जा रहा हूं यार। PS2 में 680 है कि नहीं, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल 680 है ना, तो PS2 इसलिए जब भी लिखा जाता ना तो शॉर्टकट में P680 लिखा जाता। ठीक है, तो P680 किसका रिएक्शन सेंटर है, देखिए क्लोरोफिल हमेशा रिएक्शन सेंटर बनाता है, बोला था कि नहीं। तो ये जो रिएक्शन सेंटर बना रहा है P680 किसका होगा, PS2 का होगा, पक्का PS2 का होगा। यानी एक हमने ये रिएक्शन सेंटर बना दिया है, ये ले भाई। अब देखिए क्या होता है यहाँ, और अभी मैंने कहा कि PS2 के पास ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है। क्यों, क्योंकि PS2 के पास ही मैग्नीज एंड क्लोरीन कोलिन आयन है। प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। देखिए P680 क्यों लिखा, क्लोरोफिल A 680 को शॉर्टकट में P680, क्लोरोफिल A 700 को शॉर्टकट में P700। कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब भी कोई P680 लिखेगा, हमने तो PS2 लिख भी दिया। अगर PS2 नहीं लिखता है तो P680 किसके पास पाया जाता है, PS2 का रिएक्शन सेंटर का नाम है PS2 का रिएक्शन सेंटर का नाम है P680। क्योंकि यहाँ क्या होगा, क्लोरोफिल A, इसका मतलब क्या है, क्लोरोफिल A 680, और क्लोरोफिल A हमेशा रिएक्शन सेंटर बनाता है कि नहीं, रिएक्शन सेंटर एक तो बना दिया। अब PS2 के पास ही मैग्नीज एंड क्लोरीन माइनस होते हैं, तो यहाँ क्या होगा, फोटोलिसिस। तो देखिए फोटोलिसिस कराते हैं, फोटोलिसिस को क्या बोलते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ये PS2 क्या है, वाटर, यहाँ क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। प्लीज देखिए कुछ टर्म है ना, याद रखना जरूरी है आपको, ऐसे ही दे देगा शॉर्टकट में, मैं इसका फुल फॉर्म लिख दूंगा यहाँ, अभी आप टेंशन मत लीजिए, पहले बात समझिए। PS2 के पास क्या है, मैग्नीज एंड क्लोरीन, ये क्या कराता है, फोटोलिसिस कराता है ऑफ वाटर का। फोटोलिसिस, लिसिस मतलब होता है तोड़ना, फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में किसको, वाटर को, तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कौन है, ये PS2 है। PS2 के पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, तो कॉम्प्लेक्स कौन हुआ, स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कौन हुआ, यही हुआ ना, यही ना तोड़वा रहा है। तो PS2 को हम P680 भी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं, वाटर, कंफ्यूज होइएगा ना तो मजा क्या हो जाएगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। और इसलिए मैं थोड़ा धीरे भी चल रहा हूं ताकि समझ में ज्यादा आना चाहिए यार। देखिए PS2 के पास, ये तो P680 में अब कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि PS2 के पास जो क्लोरोफिल होता है वो 680 होता है, इसलिए हमने P680 लिख दिया, ये रिएक्शन सेंटर हमने बना दिया। अब इसके पास मैग्नीज एंड कोलिन आयन होता है, ये क्या कराता है, फोटोलिसिस ऑफ, लिसिस पीएच से फोटोलिसिस किसका, वाटर का। यानी वाटर को तोड़ रहा है, लाइट के प्रेजेंस में तोड़ रहा है, किसको, वाटर को। यहां टूटेगा, यहां
तो तोड़वा कौन रहा है, किसके पास तोड़ा जा रहा है, PS2 के पास ही ना, इसलिए तो इसको बोल दिया वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए प्लीज। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, PS2 है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि इसके पास मैग्नीशियम कोलिन आयन है और यही तो फोटोलिसिस कराता है। और देखिए अभी आप एक चीज समझ जाइएगा ना तो मजा आ जाएगा आपको। देखिए ना यार, एक मिनट रुकिए प्लीज। एक मिनट। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स मान लीजिए यहाँ क्या होगा, H2O है, ठीक है, तो यहां से निकलता है आपका O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए बैलेंस कर दीजिए, 2 O2 निकला यानी 2 वाटर यूज किया होगा। हाँ यार सॉरी, ये देखिए इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा, यही ढूंढ रहा था मैं। वाटर को क्या कर रहा है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, वाटर को लेगा, स्प्लिट मतलब क्या होता है, तोड़ना, तो तोड़ दिया। किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में तोड़ा इसको, तोड़ा तो देखिए क्या हुआ हमारे पास। वाटर जब भी टूटा, हम पहले भी साबित कर चुके हैं कि ऑक्सीजन जब भी निकलता है वाटर से निकलता है। रूबेन कामिन हासिद का नाम याद कीजिए, उसने 18O18 का यूज करके बताया था कि हाँ ये जो निकलता है यहाँ यही वाटर निकलता है। तो 18 अभी हटाइए, यहाँ 18 का कोई काम नहीं। तो यही इलेक्ट्रॉन निकला कि नहीं, देखिए बैलेंस कीजिएगा ना, तो अब बैलेंस रिएक्शन है। तो जब भी वाटर को ये क्यों तोड़ता है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तोड़ता है। लेकिन हमारा फ्री में क्या निकल गया, ऑक्सीजन। तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स को एक और नाम देते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, इसलिए रिएक्शन लिखा है। देखिए ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है कि नहीं, जितना नाम लिखा रहा हूं सब याद रखिएगा, मजा आएगा आपको, एकदम मजा आ जाएगा भाई। तो देखिए अब क्लियर है ना, 2 वाटर को लेकर तोड़ता है तो ऑक्सीजन निकलता है 4H प्लस। अब कितना इलेक्ट्रॉन निकला है इसके पास, 4 इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। चलिए आ रही, अब इस 4 इलेक्ट्रॉन को पिकअप कर लिया गया किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर याद रखिएगा कौन है यहाँ, फियोफाइटिन। भाई प्लीज अगर स्पेलिंग में थोड़ा भी दिक्कत हो, मेरा प्रॉब्लम हो, तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिएगा। फियोफाइटिन, इसको PHE से शायद डिनोट किया जाता है, NCERT में देख लीजिएगा किससे डिनोट किया है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन। देखिए PS2 के पास, देखिए इसमें धीरे चलूंगा मैं, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा ना तो पीछे जो लिखा है ना सब याद हो जाएगा। अभी बस समझते चलिए, PS2 को P680 बोलते हैं क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल 680 होता है। इसके पास मैग्नीशियम क्लोरीन आयन होता है, जो कि मैंने पहले लिखाया था। इसका काम क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर को तोड़ना किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। और ये तोड़ता है ना, ये PS2 तोड़ता है ना, इसीलिए इसको बोल दिया वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वाटर को तोड़ रहा है। और इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जब भी वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन देगा। तो देखिए वाटर को जब भी तोड़ा तो ऑक्सीजन दे दिया, इसलिए इसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोल दिए। और 4 इलेक्ट्रॉन हमारा निकल गया। और यही इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो हम वाटर को तोड़ते हैं, जो हमें ऑक्सीजन भी प्लांट दे देता है। देखिए यही दे रहा है कि नहीं ऑक्सीजन, इसलिए प्लांट ऑक्सीजन देता है। अब 4 इलेक्ट्रॉन जो था वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ये फियोफाइटिन, ठीक है, पिकअप कर लिया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पिकअप किया ना, अब इसको घुमाएगा। अब देखिए घुमा रहा है, ये देखिए यहां से क्या, PQ के पास प्लास्टोक्विनोन, मैं बोला था ना PS2 के पास प्लास्टोक्विनोन होता है। प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6FS। ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, उसका नाम है साइटोक्रोम B6FS। थोड़ा अभी बस आप ध्यान रखिए, बस समझते चलिए, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ये कौन क्या कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन को लेके ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उठाया, सॉरी कहां चला गया यार, सॉरी। फियोफाइटिन क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया 4, इस 4 इलेक्ट्रॉन को भेज दिया किसके पास, PQ के पास। PQ कहां गया, साइटोक्रोम B6FS के पास। वही 4 इलेक्ट्रॉन फिर कहां गया, PC के पास, प्लास्टोसाइनिन। 4 इलेक्ट्रॉन ये लेके घूम रहा है, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है, यहां आया फिर 4 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद चला जाएगा PS1 के पास। अब PS1 को क्या बोल सकते हैं, P700 बोल सकते हैं कि नहीं, देखिए P700 बोल सकते हैं, P700 PS1 के पास पहुंच गया। आपने पढ़ा था कि नहीं, देखिए PS2 में क्या क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन
साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, ये कुछ कुछ एनसीईआरटी दिखाया वही मैं भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। फियोफाइटिन तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है यार, ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, आप घुमाने लगा, ये भी याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन, याद रहना चाहिए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ पहुंच गया, पीएस1 के पास, और फिर यहां से 4 इलेक्ट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अब इसके पास पहुंच गया ना, इसके पास से फिर 4 इलेक्ट्रॉन पिकअप कर लिया जाता है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा। वो यहाँ कौन होता है, ये देखिए आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। अब देखिए यहां से वो पहले ऐसे याद रखना है, अगर समझ में भी नहीं आना तो याद रखना है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, भी समझाऊंगा, रुक जाइए आप। वहां से जाता है फेरेडॉक्सिन के पास, मैंने बोला था पीएस1 में एक्स्ट्रा है, फेरेडॉक्सिन के पास जाके ना, अब देखिए यहां क्या होता है, फेरेडॉक्सिन के पास एक एंजाइम होता है FNR, ठीक है, FNR, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, सबका फुल फॉर्म लिखूंगा अभी, बस आप शांत रहिए, एकदम शांत रहिए। ये क्या करता है ना, अभी सब समझ में आएगा सब। ये 2 NADP प्लस को NADP प्लस को बदल देता है 2 NADPH में, H प्लस में, ठीक है, प्लस H प्लस, प्लीज प्लीज। और ये 4H प्लस कहां से उठाता है, स्ट्रोमा से। अभी याद रखिए, अरे अभी तो बहुत कुछ समझना है यार, जिस दिन समझ में आ गया ना सब मजा आ जाएगा आपको। अब देखिए क्या हुआ, ये 4 इलेक्ट्रॉन लाया, हाँ अभी आपको बताया नहीं ना कि एटीपी कहाँ बना, रुकिए रुकिए रुकिए, इसका प्रोडक्ट क्या था याद कीजिए जरा, प्रोडक्ट क्या था इसका, याद कीजिए प्रोडक्ट कहाँ गया भाई, क्या था प्रोडक्ट इसका, एटीपी था, NADPH था कि नहीं था, बोलिए आप। NADPH H प्लस होता है, यानी इसी को बोलते हैं, सीधे ऐसे बोल देते हैं NADPH2 बोल देते हैं, समझ में आया। यानी ये क्या होता है, NADPH H प्लस को डायरेक्ट हम क्या बोल देते हैं, NADPH2, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो प्रोडक्ट क्या था इसका, एटीपी और NADPH, प्रोडक्ट था कि नहीं, याद है ना, तो आ जाइए अब। ये देखिए NADPH बन गया कि नहीं, ये देखिए क्या हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन पीएस1 के पास घूम गया, कहां से, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा जो कि फियोफाइटिन उठा लिया गया, और वो 4 इलेक्ट्रॉन PQ से होते हुए साइटोक्रोम B6 के पास आया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, और वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, साइटोक्रोम B6FS, ठीक है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है इसका, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। वहां से 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पीसी के पास, पीसी से 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, पीएस1 के पास आ गया इलेक्ट्रॉन, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा फिर रिएक्शन सेंटर के पास पहुंच गया ना, यहां से भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उस इलेक्ट्रॉन को उठा लेगा, वहां से जाएगा फेरेडॉक्सिन के पास, और फेरेडॉक्सिन एक इंजाइम रखता है, ये इंजाइम है, अभी आपको पता चल जाएगा ये इंजाइम है, और इंजाइम का क्या काम होता है, रिएक्शन कैटालाइज करना, कुछ ना कुछ रिएक्शन कराएगा, कुछ ना कुछ बनाएगा। FD फेरेडॉक्सिन के पास, अभी सबका फुल फॉर्म लिखूंगा यार, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। फेरेडॉक्सिन के पास क्या है, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, FNR को बोलते हैं, अभी सबका लिख दूंगा, टेंशन मत लीजिए, बस सुनिए पहले, अभी सुनिए। ये क्या करता है ना, 4H प्लस लेता है और चारों इलेक्ट्रॉन को यूज करके NADP प्लस को NADPH बदल देता है। देखिए 2 प्लस चार्ज यहां, 4 प्लस चार्ज यहां, 4H प्लस प्लीज, 2 प्लस यहां है कि नहीं, 2 NADP प्लस प्लस 4H प्लस, तो यानी 2 प्लस यहां, 4 प्लस यहां, कितने प्लस हुए, 6 प्लस। अब देखिए लास्ट में जो बना कितने प्लस हैं, सिर्फ 2 प्लस नहीं है, 2 NADPH H प्लस, इसी को हम सीधे बोल देते हैं 2 NADPH2 सिंपल में, लेकिन असल में ये क्या होता है, 2 NADPH H प्लस। तो देखिए 2 प्लस बचा ना, 6 प्लस था, 2 प्लस बचा, यानी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आया, यानी 4 नेगेटिव चार्ज, वो 4 इलेक्ट्रॉन मिलके इसका प्लस खत्म किया। समझ में आया क्यों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक घुमा के लाए, इलेक्ट्रॉन घुमा के लाए ताकि NADP प्लस 2 NADP प्लस मिला के 4 हाइड्रोजन मिला के, ये देखिए 4 हाइड्रोजन कहां, 4 हाइड्रोजन कहां से, स्ट्रोमा से। अभी स्ट्रोमा क्या है, क्या क्या सब आपको भी समझ में आएगा, प्लीज प्लीज धैर्य तो रखिए, बस याद रखिए कि ये H प्लस कहां से आया, स्ट्रोमा से नहीं, अरे स्ट्रोमा देखिए, अब आपको थोड़ा इसमें जाना पड़ेगा ना यार, क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोप्लास्ट में। ये देखिए
ये जो होता है ना, ये मान लीजिए क्या एक घराना है, एक एक घराना, पाइल्स पाइल्स पाइल्स, ये होता है लूमेन। थाइलोकार्ड के अंदर जो होता है ना वो होता है लूमेन, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है ना वो होता है स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट के, थाइलोकार्ड के, यानी घराना में ये सब चल रहा है ना, अभी तो बताया था नॉन साइक्लिक घराना में चल रहा है, तो घराना में चल रहा है, तो ये है लूमेन। यानी ये सब जो हुआ है ना, ये 4H+ जो रिलीज हुआ है कहाँ हुआ है, लूमेन में, उसके लूमेन में, लूमेन ऑफ थाइलोकार्ड में। समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर अभी थोड़ा सा समझ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। ये देखिए, ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, नॉन साइक्लिक घराना में चल रहा है कि नहीं, घराना में, क्योंकि हम पहले ही बताते, अरे यार बताया तो कि घराना में चल रहा है नॉन साइक्लिक। ये देखिए घराना थाइलोकार्ड में चल रहा है, अकर इन घराना थाइलोकार्ड, नॉन साइक्लिक चल रहा है कि नहीं। यानी ये प्रोसेस जो पूरा ये जो सब लिखा हूं ये कहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। यानी थाइलोकार्ड के लूमेन में घराना थाइलोकार्ड है ना, घराना थाइलोकार्ड, तो ऐसे इसमें भी कुछ होगा तभी तो स्पेस तो होगा ना यार, लूमेन टाइप का, तभी तो वहां ये सब प्रोसेस चल रहा होगा। चला उसी में तो हुआ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, इसी के अंदर है, यानी वाटर इसी में टूटा, वाटर इसी में टूटा तो ऑक्सीजन इसी में रिलीज हुआ, हाइड्रोजन इसी में रिलीज हुआ कि नहीं, हाइड्रोजन इसमें रिलीज, ये हाइड्रोजन, ये मैं क्यों समझा रहा हूं क्योंकि आगे एक फोटोफॉस्फोरिलेशन आने वाला है कि एटीपी कैसे बनता है प्लीज। ये हाइड्रोजन कहाँ रिलीज हुआ, लूमेन ऑफ थाइलोकार्ड में, इसमें रिलीज हुआ, इसमें, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन यहां यूज कर रहा है, ये तो रिलीज किया, ये रिलीज किया, और ये यूज कर रहा है ना NADPH2 बनाने के लिए, ठीक है। वो कहां से यूज कर रहा है, यहां से, यानी उठा रहा है यहां से, यहां स्ट्रोमा से, और रिलीज कहां कर रहा है, इसमें, जब वाटर टूट रहा है तो। कोई दिक्कत, देखो भाई प्लीज समझो, ये जो NADPH2 बना रहा है ना, NADPH+ जो बना रहा है, जिसको NADPH2 सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो कहां से H+ ला रहा है, ये H+ कहां से ला रहा है, स्ट्रोमा से ला रहा है, यानी यहां से, ये सब यहां से ला रहा है H+। जबकि वाटर जब स्प्लिट हो रहा है, यहाँ जब वाटर स्प्लिट हो रहा है तो H+ रिलीज हो रहा है, देखिए यहाँ H+ रिलीज हो रहा है, तो ये H+ कहाँ रिलीज हो रहा है, इसके अंदर। बस इतना याद रखिए कि जब NADPH2 बना रहा है तो यहां से यूज कर रहा है, ये सारा बाहर से स्ट्रोमा से, और जबकि वाटर जब टूटता है PH2 के पास तो कहां रिलीज कर रहा है, यहाँ, यानी यहाँ रिलीज कर रहा है, यहाँ छोड़ रहा है और यहाँ से उठा रहा है, यहाँ कम कर रहा है और यहाँ छोड़ छोड़ के ज्यादा कर रहा है। बस अभी इतना समझिए, ये जरूरी है आपके समझने के लिए प्लीज। अब देखिए एक बार ओवरव्यू देता हूं, आखिर ये नॉन साइक्लिक क्यों है। अभी एक मिनट, अभी एटीपी बनाया क्या, अभी तुर्की तो सही, PH2 के पास वाटर, इसको वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसके पास मैग्नीज एंड कुलीन आयन होता है। ये क्या करता है, वाटर तोड़ता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराता है, यानी लाइट के परसेंट में, फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब तोड़ना, वाटर को लाइट के परसेंट में तोड़ता है कौन, PH2, क्योंकि इसके पास मैग्नीज एंड कुलीन आयन होता है, इसलिए इस PH2 को वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, या इसको फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि वाटर जब भी स्प्लिट होता है तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि वाटर स्प्लिट करेगा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन भी निकल रहा है ना, इवॉल्व हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोलिए। लेकिन यहाँ साथ में 4H+ भी निकलता है और 4 इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। अब देखिए वाटर स्प्लिटिंग क्यों किया जाता है, ऑक्सीजन के लिए, ना 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 ना, वाटर स्प्लिट किया जाता है ये इलेक्ट्रॉन के लिए। इसीलिए हमने, याद कीजिएगा, फोटोसिंथेसिस के सबसे पहला या दूसरा लाइन में लिखा था कि ऑक्सीजन इवॉल्व एज ए बाई प्रोडक्ट, ये तो बाई प्रोडक्ट में रिलीज होता है, हमको ऑक्सीजन नहीं निकलवाना है ना। प्लांट इसलिए ऑक्सीजन उठो ही निकालता है कि अगर नहीं निकालेंगे तो लोग मर जाएगा, उसको इससे क्या मतलब, उसको तो बस इलेक्ट्रॉन चाहिए ये वाला, ताकि ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे घुमाएगा तो ये बनेगा NADPH2 और ATP बनेगा। अभी रुकिए तो सही, ATP बनेगा, ये दो चीज बनेगा, और मैंने बताया था कि यहाँ सिर्फ यही दो चीज बनता है, इसका प्रोडक्ट है, और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है, ठीक है। और ये दोनों का यूज होता है, ATP और NADPH2 का यूज होता है खाना बनाने में। पेड़ को तो अपना खाना बनाना है भाई, तभी तो वो ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। अगर उसको हमको जिंदा रखना होता तो ये ऑक्सीजन निकालता नहीं, ये तो ऑक्सीजन फ्री में हमको निकल जा रहा है, ये तो बस अल्लाह का एहसान है कि ऑक्सीजन फ्री में निकल जा रहा है, समझे। बाकी ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये वाटर को तोड़ा जा रहा है, ताकि ये इलेक्ट्रॉन को घुमाने से ये बनेगा NADPH2 और ATP बनेगा। अब ATP देखिए यही बनता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब मिलता है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, यानी ATP। और ये क्वाइन है एनर्जी का, हमारे यहाँ सिक्का चलता है ना पेड़ पौधे में, ये ATP का क्वाइन चलता है, बन गया ATP। ये यहाँ बनता है ATP साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, और NADPH दोनों प्रोडक्ट था, बना दिया कि नहीं बना दिया। चलिए अब छठ से रिवीजन PH2 के पास क्या है, मैग्नीज एंड कुलीन आयन, ये क्या करता है, फोटोलिसिस, और ये इसके पास, इसलिए इसको बोल दिया वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, और जब वाटर स्प्लिट करता है तो ऑक्सीजन भी निकलता है, इसलिए इसको बोल दिया हमने ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहां से जो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ
ठीक, और ये 4H+ भी रिलीज हुआ, यहाँ रिलीज हुआ, और 4 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हुआ। ये सब कहाँ हुआ? ये थाइलोक्वाइड के लुमेन में। और ये तो है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये है थाइलोक्वाइड, थाइलोक्वाइड के लुमेन में ये 4H+ रिलीज हुआ लुमेन में। यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन उठा लिया गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के द्वारा, वहां से गया प्लास्टो। ये सीरीज याद रखिएगा प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन के बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। वो कौन सा टाइप का साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है? साइटोक्रोम B6 आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, यानी FS, शॉर्टकट में ऐसे लिखा जाता PC। उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के पास गया, प्लास्टोसाइनिन से वो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया? PS1 के पास। PS1 से फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उठाता है जो कि आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, उठा लेता है इसको। उसके बाद फेरेडोक्सिन के पास जाता है, और फेरेडोक्सिन के पास एक एंजाइम है जो कैटालाइज करता है रिएक्शन 2 NADP+ प्लस 4H+, और ये H+ जो ले रहा है ये कहां से? ये स्ट्रोमा से। 4H+ यहां से ले लेता है नॉन साइक्लिक, यहां जबकि 4H+ दे देता है वाटर स्प्लिटिंग से। प्लीज समझिएगा, ये मैं समझा क्यों रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं ताकि मजा आए, थोड़ा आगे आने वाला है। तो ये 4H+ स्ट्रोमा से उठाया, 2 NADP+ लिया, देखिए 6 चार्ज हो गया कि नहीं? 4+ यहां, 2+ यहां, 6+, 4 इलेक्ट्रॉन आया यहां से, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 नेगेटिव चार्ज, 4H+ को ले गया, तो बचा कितना? 2H+। तो देखिए यहाँ है 2H+, 2 NADPH H+, ये देखिए बैलेंस रिएक्शन एकदम। तो NADPH बन गया, और जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना तो ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास ही ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके ATP बनाया जाता है। ये सब का फुल फॉर्म यहाँ लिखूंगा, अभी टेंशन मत लीजिए। अब इससे ज्यादा कैसे समझाऊं मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? ये देखिए यहाँ NADPH2 बनाने के लिए जो 4H+ का उसको जरूरत होता है वो कहां से लेता है? स्ट्रोमा से। यहां देखिए स्ट्रोमा से लेता है, स्ट्रोमा से लेता है, क्योंकि इसको कुछ बनाना है। और जबकि ये 4H+ देता है तो कहां देता है? लुमेन में, क्योंकि सारा प्रोसेस कहां चल रहा है? लुमेन में। अब कहेंगे जब ये सारा प्रोसेस लुमेन में चल रहा है तो फिर ये स्ट्रोमा से कैसे ले ले रहा है? तो ये देखिए जो FNR होता है ना, ये FNR ये बस इसके मुंह पे रहता है, यहीं पे, ये थाइलोक्वाइड लुमेन के जस्ट मुंह पे। यहां से H+ लेता है और NADPH2 बना देता है, मुंह पे रहता है, यहाँ मुंह पे, अंदर नहीं रहता है। अंदर तो ये सारा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना? प्लीज इतना भी ध्यान रखिए। हाँ, कुछ फुल फॉर्म लिख देता हूं, सभी के सभी का फुल फॉर्म जो कि जरूरी है। हाँ जी, देखिए अगर ये समझ में आ गया ना आपको तो मजा आने वाला है भाई मेरे। प्लीज खूब समझिएगा, बार बार इसको चलाइए, देखिए और समझिए, ठीक है? फियोफाइटिन में आई था यहाँ, सॉरी। तो देखिए पीएच क्या है? PHE को बोलते हैं फियोफाइटिन। PQ को क्या बोलेंगे यहाँ? प्लास्टोक्विनोन। देखिए भाई थोड़ा कैमरा गड़बड़ हो जाता है, अभी नए नए है तो थोड़ा पढ़ाने के चक्कर में पता ही नहीं चल रहा है कि कैमरा नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है? CYT को क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम। CYT से साइटोक्रोम, देखिए यहाँ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। अब ये साइटोक्रोम होता क्या ना, ये याद रखिएगा ना, तो सही में याद रखना चाहिए, आपको याद रख लेना ही चाहिए। रेड कलर आयरन कंटेनिंग, साइटोक्रोम क्या उसकी परिभाषा है? कंटेनिंग, याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग पोरफायरिन इंट्रिंसिक प्रोटीन है। अब देखिए प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, आप सेल में पढ़ेंगे, एक होता है एक्सट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक, ठीक है? इंट्रिंसिक होता है या तो धसा होता है या सेल के अंदर होता है, तो ये देखिए अंदर ही होगा ना, तभी इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये बस आप याद रख लीजिएगा, ताकि कभी कभी पूछा जाता है कि साइटोक्रोम इज द रेड कलर आयरन कंटेनिंग, एक ऑप्शन में रहेगा। तो जब ये परिभाषा याद रहेगा तभी ना मारिएगा कि साइटोक्रोम क्या है? रेड कलर आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग पोरफायरिन इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक, तो इसमें कई क्वेश्चन बन जा रहे हैं कि एक तो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, दूसरा का ये आयरन कंटेनिंग है, और इसीलिए इसका कलर रेड होता है, ठीक है? चलिए आगे, प्लीज याद कर लीजिएगा यार। और अगर थोड़ा भी मेरा थोड़ा स्टाइल अगर थोड़ा डिफरेंट लग रहा है आपको स्टडी का, तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। प्लास्टो, देखिए आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया समझाने में, और ये जरूरी था समझाना। प्लास्टोसाइनिन के बाद FES जो है उसको क्या बोलते हैं? फेरस सल्फर प्रोटीन, सॉरी सल्फर ऐसे लिखते हैं ना,
प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यानी आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। Fe को क्या बोलते हैं? आयरन। तो FeS क्या है? आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। FD, ये इसको क्या बोलते हैं? फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन के बाद FNR, ये इंजाइम है जो कि फेरेडॉक्सिन के पास होता है, इसको बोलते हैं फेरेडॉक्सिन। FD से क्या होता है? अभी तो ऊपर लिख दिया फेरेडॉक्सिन। NADP रिडक्टेज इंजाइम, रिडक्टेज एंजाइम, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, हाँ एक और बच गया। अब ये NADP का फुल फॉर्म लिख देता हूँ। NADP, इसको बोलते हैं निकोटीनामाइड। ये याद रहना चाहिए भाई, मेहनत करो सब, मेहनत नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। एक तो मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट नोट आपको प्रोवाइड करूँ जो कि जरूरी है, और ये सब इंपॉर्टेंट है यार, इसमें भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है, सीधे आ जाएगा NADP का फुल फॉर्म। कौन ठीक? नीट है ना। तो अगर इस शॉर्ट में भी आप कहेंगे कि ये सब तो फालतू पढ़ा रहा है, छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो देखो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, छोड़ने उड़ने वाली बात नहीं होती। चुपचाप जाओ, इसको पढ़ो, ये बिल्कुल इसमें कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाया जा रहा आपको, ठीक है। तो इसको फिर समझना, बार बार इसको देखना, समझ में आ जाए कि स्टोमा से कहाँ हाइड्रोजन लिया जा रहा है, लुमिन में कहाँ हाइड्रोजन छोड़ा जा रहा है, ठीक है। और ये सब फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। अब देखो FNR का कितना बड़ा बन गया, फेरेडॉक्सिन, निकोटीनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, डाइन्यूक्लियोटाइड P से फॉस्फेट, ये तो भूल ही गया, फॉस्फेट रिडक्टेज एंजाइम। फिर लंबा नाम हो जाता है ना, इसलिए फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम कहा जाता है, और NADP का आपको फुल फॉर्म अलग से याद हो जाने चाहिए। चलिए ठीक है, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे साइक्लिक वाला अगले लेक्चर में, ठीक है। इसको प्लीज़ आप अच्छे से कीजिएगा, प्लीज़ समझिएगा, और हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि वो इस लॉकडाउन में एक बेहतरीन शॉर्ट नोट के साथ वो अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। ओके चलिए अब मिलते हैं अगले